हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर, जहां हिंदी साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको कराया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको इतिहास का विभाजन काल के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। जिसने भी वीडियो को ना देखा हो वो चैनल पर जाके वॉच कर सकता है। वहां पर आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीडीपी का भी मैंने कंप्लीट ही करा दिया है। अब बस आप लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करानी है एग्ज़ाम के तौर पर। अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो हिंदी के साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसके विभाजन काल के बारे में बताया था, जिसका श्रेय जाता था जॉर्ज ग्रियर्सन को। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास काल को 4 भागों में बांटा था: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इनका जब वहाँ पर काल के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, अब हम उन्हीं टॉपिकों को उठाकर उनके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि हिंदी साहित्य से कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे स्टेट लेवल का हो या एसआई कांस्टेबल या आपका सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, हर एग्जाम में आपको जहाँ भी हिंदी आती है अप्रोक्स साहित्य से ही आपको 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अपने नोट्स बनाते चलें। आज का जो टॉपिक है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है हमारा, वो 650 या 1050 से 1350 ईस्वी तक। यहाँ पर ये 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि 650 से 1350 तक जो टाइम पीरियड माना था वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था। ठीक है, लेकिन 1050 से 1350 तक का जो टाइम पीरियड माना वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। और हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही बारे का जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है वही पूछा जाता है। बहुत ही रेयर केस में आपसे अगर जॉर्ज ग्रियर्सन का पूछ ले तो बात दूसरी है। अब हम आदिकाल को किन अन्य नामों से जाना जाता है और किन के द्वारा ये नाम दिए गए हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर बन जाते हैं। तो वीर गाथा काल जो नाम दिया था वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसका जो टाइम पीरियड बताया था वो 1050 से 1350 ईस्वी तक का बताया था। ठीक है, आपका ये डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आदिकाल। आदिकाल का जो नामकरण किया तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक है, द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल ही माना। नेक्स्ट है चारण काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही दिया गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका जो टाइम पीरियड मारा वो 650 से 1350 ईस्वी माना। ठीक है, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल को मानने वाले थे हमारे राहुल सांस्कृतायन, जिन्हें घुमक्कड़ शास्त्र के लिए जाना जाता है। इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र के लिए जाना जाता है, किससे? राहुल सांस्कृतायन को। संधि काल किसने माना? तो संधि काल माना हमारा राजकुमार वर्मा ने। अच्छा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। एक और नाम आता है हमारा प्रारंभिक काल। जिसको लिखना हो वो लिख ले। तो प्रारंभिक काल जो इसको माना था वो माना था हमारा मिश्र बंधु ने। ठीक है, प्रारंभिक काल इसको माना मिश्र बंधु ने। अगर बाई चांस रेयर केस में पूछ ले तो ये भी लिख लेना जरूरी होता है। तो ये तो इतने नामकरण हैं हमारे आदिकाल के, जिनके बारे में मैंने बता दिया। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, सिंध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन, संधि काल राजकुमार वर्मा और प्रारंभिक काल हमारा मिश्र बंधु ने माना। टाइम पीरियड भी हमको पता है कब से कब तक है। 650 से 1350 ईस्वी तक जॉर्ज ग्रियर्सन और 1050 से 1350 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब आदिकाल में 3 प्रमुख कृतियां मिलती हैं। कैसी कैसी कृतियां हैं इसमें? धार्मिकता पूर्ण मिलेंगी, वीरगाथा पूर्ण मिलेंगी और श्रृंगार पूर्ण मिलेंगी। जैसे वीरगाथा पूर्ण में वीरों के बारे में, उनके युद्ध, उनके जो भी उनके थे कार्य, उनके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है। और श्रृंगार पूर्ण में जहाँ नायक नायिका के मिलन और वियोग का हमें छवि देखने को मिलती है, वहाँ श्रृंगार पूर्ण। ठीक है,
और आदिकाल में दो प्रकार की शैलियाँ भी मिलती हैं। एक होती है हमारी डिंगल और पिंगल, ठीक है। तो डिंगल जो थी वो कैसी थी, कानों को अप्रिय यानी कर्कशतापूर्ण, यानी कि सुनी ना जा सके ऐसी, जो हमारे कानों को अप्रिय लगती थी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिंगल। और पिंगल जो कानों को प्रिय लगने वाली, जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती थी और हमारे कानों को प्रिय लगती थी, उसको हम पिंगल कहते हैं। डिंगल भाषा का कर्कशतापूर्ण होने की वजह से इसका धीरे धीरे क्या हुआ, ये खत्म हो गई, लोगों को पसंद ही नहीं आती थी तो लोगों ने सुनना बंद कर दिया। लेकिन पिंगल का क्या हुआ, हमारी ब्रज भाषा में विलय हो गया, जिसके कारण ये ब्रज की भाषा आपने देखी होगी, वहाँ लोग कुछ भी गाते हैं या कुछ भी तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कानों को प्रिय लगता है। और प्रिय चीज़ कौन नहीं सुनना चाहेगा। अभी आपसे कोई शब्द कहेगा तो आप सुनोगे, नहीं सुनोगे। लेकिन वहीं कोई आपको मिठास बोले, करे आप तो बहुत बढ़िया हो, आप तो दयालु हो, ये वो, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, है ना। अब आदिकाल के अंतर्गत दो प्रकार के काव्य मिलते हैं, ठीक है। एक हमारा प्रबंधक काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंधक काव्य क्या है कि ऐसी रचना जो प्रारंभ से लेकर, या ऐसा छंद जो प्रारंभ से लेकर अंत तक जुड़ा रहे, वो हमारा कैसा है, प्रबंधक। और मुक्तक, मुक्तक है इसका उल्टा, इसमें इतना नहीं है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक है, इसमें सिर्फ छंद, एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, एक छंद हमने लिख दिया, बस वो अपने आप में परिपूर्ण हो तो वो मुक्तक हो गया, ठीक है। फिर दूसरे पे चले गए, वो भी अपने आप में परिपूर्ण हो। तो प्रबंधक काव्य के अंतर्गत रासो साहित्य, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये इंपोर्टेंट है जो प्रबंधक काव्य के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो मैंने लिखा है कि ये रचनाएं तो विद्यापति की हैं, और विद्यापति की कुछ रचनाएं जो पदावली और लिखनावली, ये दो रचनाएं और हैं विद्यापति की, ठीक है। कीर्ति लता जो है वो अभट्ट भाषा में लिखी हुई है, और कीर्ति पताका को मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो ये प्रबंधक काव्य और मुक्तक काव्य में शायद ही अब कोई डाउट रहा हो। प्रबंधक काव्य हो गए बिल्कुल एक माला की तरह, जैसे माला में मोती पिरे होते हैं ना एक सिरे से अंतिम सिरे तक, उसी प्रकार प्रबंधक काव्य में क्या होता है, जो रचना होती है ना, वो शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल एक कहानी के रूप में होती है। और मुक्तक काव्य में नहीं होता। मुक्तक काव्य में छंद एक छोटा सा छंद होगा और वो अपने आप में ही परिपूर्ण होगा, ठीक है, दूसरे की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये प्रबंधक काव्य का विपरीत होता है, ठीक है। अब मुक्तक काव्य में क्या मिलेगा, विद्यापति की पदावलियां मिलेंगी, नाथों की रचना मिलेंगी। नाथ कौन, ये गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ, जो नाथ संपद, जो नाथ लोगों है ना, उन नाथ लोग, उनके बारे में। और खुसरो की पहेलियां मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सपोर्ट और सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। अब नाथों के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। 10वीं सदी के अंत में सब धर्म एक नए रूप में आरंभ हुए, ठीक है, जिसे योगिनी कौल मार्ग या नाथ पंथ या हठ योगी कहा गया। अब अनुश्रुति के अनुसार जो नाथों की संख्या है वो 9 मानी गई है, लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना गया है। अब 9 नाथों की जो संख्या मानी गई उसमें बहुत से नाथ आते हैं, जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल तौर पे आपको बता दूं, आदिनाथ हैं, जलंधर नाथ हैं, मच्छिंद्र नाथ हैं, ज्ञानी नाथ हैं, निवृत्ति नाथ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हैं जो 9 नाथ माने गए हैं। तो ये था हमारा आदिकाल का, एकदम कंप्लीट है ये। आप इसमें चाहे आप यूपीएसआई का भी एग्जाम देने जाएं, आप इतना हिंदी साहित्य कंप्लीट करके जाते हैं तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहाँ से पूछे जाने वाले कुछ प्रमुख साहित्य जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, ये किनके द्वारा रचित है, चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ना पृथ्वीराज चौहान के अनेक युद्ध और विवाह का सजीव चित्रण हुआ है। और इसकी जो शैली मिली है ना, शैली पिंगल, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, तो ये किस शैली में लिखा हुआ है, पिंगल शैली में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खुमान रासो, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, दलपति विजय। ये इधर रासो साहित्य हैं और ये इनके रचयिता हैं, ठीक है, इतना याद रखना। परमाल रासो किनके द्वारा लिखा हुआ है, जगनिक के अनुसार। बीसल देव रासो नलपति नाल है, ठीक है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में ट्रेंड करते रहते हैं, आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रासो साहित्य में कि हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना गया है। किसको माना गया? हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को। और उनकी जो रचना थी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? चंद्रबरदाई को। और जो उनके द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो, वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। अब इसमें जो कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें आदिकाल में जितनी भी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करती हैं उनके ऊपर वीडियो आएगी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है, अमीर खुसरो या इनको कहें अबुल हसन, इन दो नामों से जाना जाता है, या कहीं कहीं आपको मिल जाए तोताए हिंद भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। और इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और ये खड़ी बोली के आदि कवि थे। किसके? खड़ी बोली के। और इनकी जो इनकी प्रमुख कृतियां कहें या कुछ भी कहें तो गजल, पहेली, मुकरियां इनकी क्या थी? इनकी ये इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। इनका जो दूसरा नाम है अबुल हसन। और इनके जो गुरु थे गुरु निजामुद्दीन औलिया, खड़ी बोली के आदि कवि थे। गजल, पहेली, मुकरियों के लिए ये जाने जाते हैं। सरहपा को जाना जाता है दोहा कोश के लिए। सरहपा को जाना जाता है दोहा कोश के लिए। और जो हमारे कड़हपा हैं, सरहपा के बाद आते हैं कड़हपा। कड़हपा को जाना जाता है कड़हपाद, गीतिका और दोहा कोश। और एक इंपॉर्टेंट सारंगधर, इन्हें जाना जाता है हम्मीर रासों के लिए। सारंगधर को जाना जाता है हम्मीर रासों के लिए। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, जिसमें हमने आदिकाल के बारे में डिटेल में चर्चा की। और अगर आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।